हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं और पीजीटी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लेकर आई हूं। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैम ने जो है इसमें इतनी रेगुलर नहीं है। एक्चुअली 3 दिन से बहुत ज़्यादा सर्वाइकल का पेन हो रहा है और बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द है कंधे में। लेकिन फिर मैंने जो है इस पे आप लोगों के लिए तो मैं फिर वीडियो जो है वो लेकर आई हूँ। आई होप आप समझ सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तभी, या कोई फिज़िकल एलिमेंट होता है तभी मैं जो है ये चीज़ नहीं करती हूँ। और प्लीज़ इस पे वो कुछ लोग कभी कभी ये लिख देते हैं मैम आप तो हमेशा बीमारी पड़ी रहती हो। जब इंसान को ना बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस्ड होता है तो उसको ना ये फिज़िकल एलिमेंट लगे ही रहते हैं। तो ये सब मेरे साथ भी है। मैं भी, क्योंकि आई थिंक मैं भी एक नॉर्मल ही इंसान हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम सम अदर ग्रह, तो इसीलिए जो है मेरे को भी प्रॉब्लम हो ही जाती है। कोशिश तो करती हूँ कि ना हो, मगर हो जाती है। चलिए इसी के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का सेशन है। पहले आप लोग ऐड देख लो और उसके बाद दूसरा ऐड भी देख लो और उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगैन इन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना, ये जो है कई बार ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत सिंपल होते हैं, मगर फिर भी ना उनमें ना हम लगाते कुछ हैं और वहाँ पर जब वो उसको फिल करना होता है बबल को तो वो गलत कर देते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ में, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में और वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स लिखा था 1798 में। इसको उल्टा कर दीजिए, 98 मतलब 8 और 9 के डिजिट को बदल। इसके अलावा जो चार्ल्स डिकेंस जो कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट, वो नॉवलिस्ट हैं विक्टोरियन एरा के, उन्होंने जो वर्क लिखा है, उनका जो नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, वो इंस्पायर्ड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था, इट बिगैन इन 1789। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, कोई भी जो रेवोल्यूशन होता है वो उस समय के तत्कालीन लिटरेचर पे बहुत प्रभाव डालता है। अब जैसे ये है, द कैक्सटन प्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। कैक्सटन ने जो प्रेस लिखी, जो लाए थे भाई, वैसे तो जो प्रेस आई थी वो गेटनबर्ग लेकर आए थे जर्मनी में, लेकिन जो कैक्सटन जो प्रेस लाए थे इंग्लैंड में जो लेकर आए थे वो थी 1476 में आए थे। और जो पहली बुक कैक्सटन ने पब्लिश करी थी, द हिस्ट्री ऑफ ट्राई, द रिसाइकिल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्राई, वो उन्होंने पहली बुक जो है वो पब्लिश की थी। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि मोटेड आर्थर जो कि टॉमस मेलोरी की है वो पहली बुक थी। नहीं, वो 1485 की बुक है। ये बुक थी जो पहली है, द हिस्ट्री ऑफ ट्राई, द रिसाइकिल हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। ये पहली बुक थी जो कैक्सटन ने अपनी जो है इंग्लिश सॉइल में भी जो नहीं हुई थी, यानी कि जब 1476 में ये आई भी नहीं थी, उन्होंने बाहर ही उसको लगाकर वो कर रहे थे, तब ही उन्होंने ये बुक जो है उसे प्रिंट करा था। इंग्लिश सॉइल में जो बुक आई है वो है द डिक्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसोफर्स। तो इसीलिए ये याद रखिएगा, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कभी कभी कुछ भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, whom did डॉक्टर जॉनसन कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है जॉन ड्राइडन को। जॉन ड्राइडन जो कि फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे, जिन्होंने उनका बहुत फेमस वर्क है एनस मिरेबलिस, जिसमें उन्होंने जो प्लेग, लंदन फायर, उस वर्क के बारे में बताया है। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं, प्रीफेस टू शेक्सपियर और लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स, उन्होंने डिक्शनरी जो है वो लिखी है 1755 में, उनकी डिक्शनरी जो है वो आई थी। तो ये जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ये वॉज अ क्रिटिक, और उन्होंने क्रिटिसिज्म का फादर जो है वो किसे कहा है, जॉन ड्राइडन को कहा है। Now the next question is, which work of Shelley bears the subtitle Verses addressed to the noble and unfortunate lady Amelia V, now imprisoned in the convent of। तो ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स कही गई हैं, शेले ने कही हैं अपनी पोएम एपिप्सिडियन में, जिसमें उन्होंने प्लेटोनिक लव के बारे में बताया है। ही वॉज इन लव विद अ काउंटेस नेम्ड एमिलिया विवियानी, और उनके लिए उसमें उन्होंने ये चीज़ जो बताई। शेले वॉज इन द फेवर ऑफ बाइगेमी, और उन्होंने जो है इसमें जो है ये जो लाइन्स हैं वो उन्होंने एपिप्सिडियन में कही हैं, और जो इसमें ही वॉज इन लव विद एमिलिया विवियानी।
Shelley informed his publisher Charles Oliver that he wanted to be it to be circulated only to the Santoi, the initiated, the cognoscenti, the enlightened, the esoteric few. The work was कि भाई ये वर्क कौन से वर्क के बारे में उन्होंने ये कहा है, ये भी उन्होंने कहा है एबिप्सिडियन के बारे में ही उन्होंने ये बात कही है. Now the next question is, for God's sakes, never was more serious. Don't make me ridiculous anymore by terming me gentle-hearted in print. कि ये लैम को जेंटल हार्टेड लैम किसने कहा है? ये कॉलरिज ने कहा है. और इन्होंने ये लेटर ये इन्होंने लैम ने कहा है कॉलरिज को कि भाई मुझे ये मत करो, इतना जो है मुझे जेंटल हार्टेड मत कहो. विच सोनेट फॉर्म कीट्स अडॉप्टेड? कीट्स ने कौन सी सोनेट फॉर्म अडॉप्ट करी है? तो कीट्स ने सोनेट फॉर्म अडॉप्ट करी है इटालियन फॉर्म, यानी कि ऑक्टेव और सेस्टेट वाली. सोनेट जो फॉर्म है दैट केम फ्रॉम इटली, और जिसे जो है इटली से ये सोनेट फॉर्म आई थी. और जो इस सोनेट फॉर्म को यूज़ किया है, किसने यूज़ करा है? इसमें यूज़ करा है कीट्स ने इटालियन फॉर्म को, यानी कि फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव, नीचे की 6 लाइन सेस्टेट, और वही सिज्यूरा और उसके जो है वोल्टा को यूज़ करते हुए कीट्स ने इटालियन फॉर्म को ही यूज़ करा है. पेट्रियार्क लिखा करते थे ये सोनेट्स अपनी प्रेमिका लॉरा के लिए. कीट्स डाइड इन रोम इन द आर्म्स ऑफ हिज फ्रेंड. कीट्स ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कंजम्पशन, और वो जो है उनको शेले ने भी बुलाया था अपने पास, बट ही डिक्लाइंड द ऑफर. कीट्स जो हैं वो उनकी मृत्यु हुई थी रोम में, और उनकी मृत्यु किसके? अपने दोस्त जो था उनका सेवर्न के उसमें हुई थी. हालांकि उसको बाद में बहुत अफसोस हुआ था कि ही शुड नॉट हैव ब्रॉट कीट्स टू रोम, क्योंकि उसकी कंडीशन लगातार डिटीरियोरेट हो रही थी. तो उनकी मृत्यु जो हुई थी अपने दोस्त सेवर्न के हाथों में ही जो है वो हुई थी. Which poem of Tennyson contains following lines? Tell all experience is an arc wherethrough gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move. ये lines कहाँ से ली गई हैं? ये टेनिसन की lines हैं. Tell all experience is an arc wherethrough. ये lines हैं शेले की टेनिसन की पोएम यूलिसिस की. यूलिसिस में जो उन्होंने बताया है वो उन्होंने यूलिसिस के बारे में बताया है. इसकी बैकग्राउंड जो है वो ट्रोजन वॉर है. व्हेन ही वेंट टू हिज ओन किंगडम इथाका, एंड ही हैज़ अ सन टेलीमैकस एंड वाइफ पेनेलोपी. बट वो बहुत जल्दी जो है वो डे टू डे लाइफ से बिना कि एडवेंचर की लाइफ से बोर हो जाते हैं, और वो अपने साथियों से कहते हैं कि लेट्स गो फॉर अनदर एडवेंचरस जर्नी. तो ये लाइन्स उसी रेफरेंस में कही गई हैं. Now the next one is Sir Bedivere figures in the poem. Sir Bedivere जो हैं वो कौन सी पोएम में आते हैं? मोटेड आर्थर. टेनिसन की इसमें मोटेड आर्थर में जो हैं वो हैं इस पोएम में. In which poem do the following lines occur? Man for the field and woman for the hearth, man for the sword and for the needle she. ये लाइन्स ली गई हैं टेनिसन की पोएम द प्रिंसेस से. द प्रिंसेस अ मेडले, ये इसमें उन्होंने विमेन एजुकेशन के बारे में बात करी है. द प्रिंसेस में एक विमेन यूनिवर्सिटी की बात की गई है, और ये पोएम जो है बहुत हद तक जो है वुमेन एजुकेशन को जो प्रमोट करती है. तो इसमें उन्होंने ये लाइंस जो हैं कही हैं द प्रिंसेस में, मैन फॉर द फील्ड एंड फॉर द हर्थ शी. Now the next question is the charge of the Light Brigade by Tennyson commemorates the battle of. The charge of the Light Brigade जो है वो क्रीमियन बैटल के बारे में बताती है. ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी, रिपीट हो गया, इसको बाद में बताऊँ इसको. The Dynes is Thomas Hardy's. डायनेस जो है वो टॉमस हार्डी का नेपोलियनिक वॉर बताता हुआ, दैट इज अ वर्स ड्रामा. डायनेस जो है वो एक वर्स ड्रामा है. बाथशिबा इज द हीरोइन ऑफ, बाथशिबा जो है वो हीरोइन है हार्डी के नॉवल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज. मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है माइकल हेंचर्ड. मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो नॉवल हार्डी ने लिखी है,
ये नावल जो है ये फिर वही आयरनी ऑफ फेट पर आधारित है। इसमें माइकल हेंचर्ड जो दिखाया गया है कि कैसे वो अपनी पहले पत्नी को बेच देता है और उसके बाद वो कसम खाता है कि फॉर फ्यू ईयर्स ही विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ अल्कोहल। कैसे जब वो किसी और से प्यार करता है तो उसकी ज़िंदगी में चांस प्लेज अ मेजर रोल और उसकी वाइफ वापस आ जाती है और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो ये जो है ये माइकल हेंचर्ड जो है उसका मेन कैरेक्टर है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का। रग्बी चैपल बाय मैथ्यू आर्नल्ड इज़ रिटन इन द मेमोरी ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड की जो कि एक पेसिमिस्टिक पोएट थे और उन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़े और ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ाया और जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो थे वो उनके ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ते थे जॉन कीबल एंड न्यूमैन और ही वॉज द ओनली प्रोफेसर हु गेव हिज लेक्चर इन इंग्लिश। मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे और उन्होंने जो है बहुत उनकी जो बेस्ट रचनाओं में मानी जाती है वह एलिजीज़ मानी जाती हैं। उन्होंने ये रग्बी चैपल जो लिखी है ये अपने फादर को कमेमोरेट करा है इसमें और उनका नाम था टॉमस आर्नल्ड। From which poem the following lines are taken? Wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born, with nowhere yet to rest my head. देखिए ये जो लाइंस हैं ये आर्नल्ड की पोएम ग्रैंडे चार्ट्रूज से ली गई हैं और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि आर्नल्ड जब अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने जो है जो मॉन्क्स थे उनकी लाइफ को देखा और उन्होंने देखा कि कितना ज़्यादा दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर रिलीजन। तो उन्हें ये लगा कि हमें बचपन से ये चीज़ नहीं सिखाई गई, दैट इज़ वाई वी आर लूजिंग फेथ इन आवर रिलीजन। तो ये ग्रैंडे चार्ट्रूज में उन्होंने यही चीज़ बताई है कि वेंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड, डेड मतलब पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। After that, love became a swivel door. When one went out, other came in. Then I lost count, for always in my arms was a substitute for a substitute. Oh, what is the use explaining? It was a nameless, faceless crowd who said. ये lines जो हैं ये confessional poet कमला दास की हैं। कमला दास जिन्हें भारत की सिल्विया प्लैथ से कहा जाता है, she was a confessional poet. उनकी जो autobiography है that was my story और अंत्य कथा, उनकी जो मातृभाषा थी that was मलयालम। और कमला दास जो हैं वो एक बहुत ही बोल्ड जो है वो राइटर थी, एक कन्फेशनल पोएट थी। कन्फेशनल पोएट का मतलब था वट एवर हैपेंड इन अ लाइफ शी वॉज रेडी टू कन्फेस दैट बिफोर एनीवन। तो ये उनकी स्टोरी जो है माई स्टोरी में उन्होंने जब बताया था तो इट क्रिएटेड अ स्टिर। और कमला दास जो हैं वो शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद हर फैमिली लाइफ and that she has presented in her poems and she also changed her religion। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो राजकीय सम्मान के साथ उनको जो है वो मस्जिद पे उनको दफनाया ही गया है। उनको जो है वो जो एक हिंदू रीति रिवाज से क्रिमेशन होता है वो नहीं किया गया उनका। और इस कमला दास जो है उनकी ही पोएम की ये लाइन्स हैं, आफ्टर दैट लव बिकेम अ स्वाइवल डोर। I had looked after two Muslim children. It was an emotional experiment. I wanted to know whether I could love them and I could. ये लाइन्स भी जो हैं वो कमला दास की ही हैं। कमला दास ने 2 मुस्लिम बच्चों को गोद लिया था और ये लाइन्स उन्होंने इसी में जो हैं बताई हैं कमला दास जी ने। लेटमोस, ये माउंट लेटमोस है। माउंट लेटमोस अपीयर्ड इन कीट्स। कीट्स की एक पोएम है एंडीमियन जो उन्होंने ब्रेनसिक राजकुमार के बारे में लिखी है जो माउंट लेटमोस पे रहते हैं और वो जो है गॉडेस ऑफ मून से प्रेम करते हैं, उन्हें ढूंढने के लिए कहीं कहीं को पहुंच जाते हैं। तो ये माउंट लेटमोस का वर्णन जो है वो कीट्स की एंडीमियन में कहा। कीट्स की एंडीमियन जिसे भयंकर रूप से क्रिटिसाइज़ किया गया था और कीट्स ने खुद ही कहा था इट वॉज अ फीवरिश अटैम्प्ट। तो ये एंडीमियन में ये लाइन, ये जो माउंट लेटमोस है ये अपीयर होता है। मैडलीन इज़ द कैरेक्टर ऑफ कीट्स वाइल प्रोमैथ्यूज। मैडलीन जो कैरेक्टर है वो तो कीट्स का कैरेक्टर है, ठीक है। तो जो प्रोमैथ्यूज है वो किसका कैरेक्टर है? प्रोमैथ्यूज जो कैरेक्टर है वो शेले का है। प्रोमैथ्यूज अनबाउंड जो उन्होंने लिखी है, प्रोमैथ्यूज शेले का वर्क है जिसमें उन्होंने ग्रीक लेजेंड को अपने हिसाब से जो है उन्होंने इसमें थोड़ा सा जो है चेंज करके उन्होंने लिखा है। द
द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है वो कॉलरिज से एसोसिएटेड है। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ बोथ ऑफ देम वर वेरी गुड फ्रेंड्स। कॉलरिज का ये था कि असाधारण को साधारण बनाना, और वर्ड्सवर्थ का था साधारण को असाधारण बनाना। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, वट एवर द पोएट वॉन्ट्स टू शो यू बिलीव इन इट, येस इट कैन हैपन। तो ये जो चीज़ होती है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है, ये टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है? कॉलरिज के साथ। द बेबी हैज, ये थोड़ा सा ग्रामर के क्वेश्चन है। द बेबी हैज वेकन, अवेकन, वोकन, ये था वेक, वोक, वोकन। वेक, वोक, अवेक, अवोक, अवेकन। द बेबी जो है वो जग गया, द बेबी हैज वोकन अप। और मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो बनाया था उसमें लाए ले की, उसमें कई लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो मैंने इसमें बताया भी था कि भाई ले और लाई और ले में मैंने अंतर भी बताया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको एक बार जो है उसमें देख लीजिएगा, जो मैंने कमेंट सेक्शन में भी दिया है। और अगर तब भी ना याद हो तो बता दे दीजिएगा नहीं तो मैं दोबारा बता देती हूँ। ये मैंने पहले ही बताया था, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, देख लीजिएगा। लाई, ले, लेन, लाई का मतलब होता है पड़े रहना, वैसे लाई लाइट लाइट भी होता है झूठ बोलने के लिए। तो लाई, ले, लेन, लाई पड़े रहना, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म जो है वो लेन होती है। ले का मतलब होता है बिछाना, ले, लेड, लेट। आई होप अब इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि, और ये भी सोच लेना चाहिए कि अगर हम लोग जो है कुछ बताते हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़कर ही बताते होंगे। And now the next question is, to be a good Samaritan, कि इसका क्या मतलब होता है? एक बहुत ही जो चैरिटेबल पर्सन होता है, यानी कि वाकई में जेन्युइनली जो चैरिटेबल पर्सन होता है, उसे क्या कहा जाता है? टू बी अ गुड Samaritan। Now the next question is, टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि पूरी जान लगा के लड़ने के लिए बोला जाता है, पूरी जान लगा के लड़ना। तो ये है टू फाइट हीरोइकली एंड फियर्सली। तो यहाँ आएगा, इसका आंसर होगा सी, टू फाइट हीरोइकली एंड फियर्सली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मीट वंस वाटरलू। टू मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है अरे भाई आप बहुत बुरी तरीके से हार जाने को बोला जाता है। टू मीट वंस फाइनल डिफीट। An officer for which high salary is paid. An office for which high salary is paid. काम कुछ नहीं, सैलरी बहुत बढ़िया मिले तो उसे क्या कहा जाता है? साइनिक्यो। साइनिक्यो का मतलब होता है काम ना के बराबर लेकिन तनख्वाह बहुत बढ़िया। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग, जो नॉलेज या सीखने से ही परहेज करते हैं उसे क्या कहा जाता है? देखिए लॉजी मतलब होता है स्टडी या स्टडीज, एंड मिस मतलब होता है नफरत, तो ये दैट इज मिसोलॉजिस्ट। स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोएट्स पोएट बाय। स्पेंसर को पोएट्स पोएट किसने कहा है? स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा है लैम ने। चार्ल्स लैम कॉल्ड हिम द पोएट्स पोएट। Which drama of Shakespeare has no prose at all, so called lyrical tragedy? शेक्सपियर के कौन से प्ले में जो है प्रोज बिल्कुल भी नहीं है और उसमें जो है उसे लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है? दैट इज रिचर्ड सेकेंड। Who has written रूथ? रूथ किसने लिखा है? तो रूथ जो है वो वर्क है दैट इज बाय वर्ड्सवर्थ। विच ओड ऑफ कीट्स इज इनकम्प्लीट? कौन सी कीट्स की ओड जो है वो इनकम्प्लीट है? दैट इज ओड टू मिया। ओड टू मिया जो है वो उनकी इनकम्प्लीट ओड है कीट्स की। कीट्स द पोएट हु इज नोन फॉर हिज सेंसुअसनेस। On whose tombstone are these words engraved? Here lies the one whose name was written in water. किसकी कब्र के पत्थर पर ये लिखा हुआ है? यहाँ वो सोया हुआ है जिसका नाम पानी पे लिखा है। तो ये है कीट्स के लिए, कीट्स के बारे में ये लिखा गया। कीट्स, द रोमांटिक पोएट कीट्स। द अदर टाइटल ऑफ कीट्स इजाबेल इज। कीट्स की इजाबेल जो कि बोकैचो के डेकेमेरॉन से ली गई है, उसकी जो टाइटल है वो है द पॉट ऑफ बेसिल। द पोस्ट ऑफ नहीं है, दैट इज द पॉट ऑफ बेसिल।
द पॉट ऑफ बेसिल. The good are rewarded and the evil is punished. This idea is termed as poetic justice, which was devised by. कि भाई गुड जो है वो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के गुड आर रिवॉर्डेड एंड द इविल इज पोइटिक जस्टिस से कहा जाता है. वो ये जो टर्म है ये किससे लिया गया है? तो ये टर्म दिया है थॉमस राइमर ने कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है. तो ये जो पोइटिक जस्टिस टर्म है ये राइमर ने दिया है. The Bard, the Iron Lady, the King, these are the examples of Bard, Iron Lady, the King, these are the examples of antonomasia. ये वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें प्रॉपर नेम की तरह, प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ किया जाता है. उसे कहा जाता है एंटोनोमेशिया, जिसमें एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज प्रॉपर नेम्स. The truth, the whole truth and nothing but the truth is the example of. ये जब कभी कोई वर्ड जो है वो रिपीट होता है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, दैट इज नोन एज प्लोज. जैसे डांस द डांस, डांस द डांस. तो यहाँ पर ये तो वर्ब है, ये नाउन है, और ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये जो रिपीट हो रहे हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, दैट इज नोन एज प्लोस. A destroyer of images or one who opposes the established institution. एक व्यक्ति जो so called images को तोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? That is known as iconoclast. अगर आपको पता हो तो मिल्टन का भी एक वर्क आया था iconoclast, जो मिल्टन ने लिखा था आइकन बेसिलाइक के अगेंस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट की इमेज को ब्रेक किया था. तो iconoclast का मतलब होता है इमेज ब्रेकर. जो एक इमेज किसी की बनी हुई है उसको ब्रेक करने वाले को क्या बोला जाता है? आइकोनोक्लास्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रीक फिलोसोफर हैज एन इम्पैक्ट ऑन शैलेज एडोनिस. शैले के एडोनिस पर कौन से ग्रीक फिलोसोफर का प्रभाव हमें देखने को मिलता है? तो दैट इज प्लेटो. प्लेटो का प्रभाव हमें उसमें देखने को मिलता है. एडोनिस जो कि शैले ने लिखी है, कीट्स की मृत्यु पर लिखी है, और एडोनिस वॉज अ ग्रीक यूथ. ही वॉज द मोस्ट हैंडसम बॉय, और जिसके प्रेम में वीनस पड़ जाती है, एंड ही वॉज ब्रूटली किल्ड बाय बोआ. और इसमें दिखाया है कि एडोनिस यानी कि कीट्स को जो ये क्रिटिक्स थे उन्होंने मार दिया है. Now the next question is the spirit of solitude is the alternative title of one of Shelley's poems. This poem is also the voice motif. Which poem is this? ये the spirit of solitude जो poem है ये है अलास्टर. जो अलास्टर जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी मानी जाती है, और ये इसका ही सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. ये 2016 के पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है, कि द सबटाइटल ऑफ एडोनिस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. तो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इज द सबटाइटल ऑफ अलास्टर. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडलिन इज द कैरेक्टर ऑफ कीट्स वाइल प्रोमेथ्यूस इज ऑफ. ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, छोड़िए. अ गुड जज नेवर जम्प्स a good judge never jumps to the conclusion. एक अच्छा जज कभी भी कंक्लूजन पर कूदता नहीं है. तो a good judge never jumps to the conclusion. Such remarks are certainly derogatory to your reputation. कि ये जो remarks हैं ये तुम्हारी reputation के लिए बड़े गलत हैं. तो ये prepositions भी पूछे जाते हैं, that's why मैं prepositions भी आप लोगों को करवा रही हूँ. Minority aspirations cannot forever by captain check with the gun. कि भाई माइनॉरिटी की जो एस्पिरेशंस हैं वो कभी भी जो है वो चेक में नहीं रख सकती विद द गन. कि किसी चीज़ को कोई चीज़ ज़बरदस्ती मनवानी है तो विद द गन. तो ये देखिए ये इसके प्रपोजिशंस हैं. अगर आप कई बार प्रपोजिशंस को देख भी लेते हैं ना तो वो क्वेश्चंस में जब आता है तो वो बहुत हेल्प करता है. द सरपंच टर्न डैश द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली. ये प्रॉपरली है, ये दैट्स प्रॉपरली. द सरपंच टर्न डाउन. अगर आप किसी चीज़ को किसी प्रस्ताव को बिल्कुल ही लौटा दें तो उसे क्या कहा जाता है? टर्न डाउन. हिज स्टोरी सीम्स टू बी डिवॉइड. उसकी स्टोरी जो है ऐसा लगता है किसी भी प्रकार के सत्य से वंचित है. तो डिवॉइड ऑफ यहाँ पर आएगा, डिवॉइड ऑफ. The Indian magpie indulges. Magpie is the name of the bird. The Indian magpie indulges in a long flight. And the doctor advised him to abstain dash alcoholic drinks.
एब्सटेन के साथ लगता है फ्रॉम, कि डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया है अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहने के लिए। द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड डैश नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। ये है एट, और एक ही चीज़ याद रखिएगा, प्रेपोजिशंस के बाद नाउन प्रोनाउन या जेरेंट का यूज़ किया जाता है, तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज जेरेंट। योर कंडक्ट स्मैक्स ऑफ रेकलेसनेस। स्मैक ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में कहना। जैसे कॉलरेज ने कहा है कि आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट इन माई सेल्फ, तो ये होता है किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में जो है वो स्मैक ऑफ कहा जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल, अगर तबीयत ठीक रही तो जो मिलेंगे कल। और रोज़ ही आप लोगों से कहती हूँ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से एग्ज़ाम करके आइएगा, सिली मिस्टेक्स करने से बचिएगा, और बिल्कुल दिमाग को कंट्रोल में करके जो है पेपर करिएगा। तो जैसे बहुत लोग जो हैं बहुत अच्छा स्कोर भी करे हैं, ऐसा आप लोग भी कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल।